नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले चुनाव से संबंधित खबर आपको बता दें, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी 8वीं सूची जारी कर दी है, जिसमें कुल 14 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। पंजाब के लिए इस लिस्ट में 9 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें गुरदासपुर से दिनेश सिंह बब्बू, अमृतसर से तरणजीत सिंह संधू, जालंधर से सुशील कुमार रिंकू, लुधियाना से रवनीत सिंह बिट्टू और फरीदकोट से हंसराज हंस, साथ ही पटियाला से परनीत कौर को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी ने 3 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है, जिसमें जाजपुर से रविंद्र नारायण बेहरा और कंधमाल से सुकांत कुमार, कटक से भृतृहरि मेहताब को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार चुन लिया है। वहीं पश्चिम बंगाल से भी 2 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 8वीं लिस्ट भी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जारी कर दी है। इस 8वीं लिस्ट में कुल मिलाकर 14 सीटों पर नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पंजाब है, क्योंकि पंजाब में 9 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। साथ ही ओडिशा में 3 और पश्चिम बंगाल में 2 सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 8वीं लिस्ट भी जारी कर दी है। इसमें कुल मिलाकर 14 सीटों पर नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पंजाब है, क्योंकि पंजाब की 9 सीटों पर नामों का ऐलान यहां पर किया गया है और ओडिशा की 3 और पश्चिम बंगाल की 2 सीटें। हमारे साथ अजय चौहान दिल्ली से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, सबसे पहले बात की जाए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 8वीं लिस्ट भी जो है उसका ऐलान कर दिया है, यहां पर अगर बात की जाए, पंजाब काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंजाब से 9 सीटों पर प्रत्याशियों का नाम जो है फाइनल किया गया है। क्या समीकरण साधते हुए आप देख सकते हैं इस लिस्ट में? देखिए रिया, जिस तरह से बीजेपी की लगातार जो लिस्ट जारी की जा रही है वो चुनकर की जा रही है, वहाँ पर किस कैंडिडेट को उतारना है, क्योंकि पंजाब बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार पंजाब के अंदर से संगठन पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में बीजेपी ने उन चेहरों को उतारा है जो कद्दावर नेता रहे हैं। अगर हंसराज हंस की बात करें तो वो दिल्ली में पहले चुनाव लड़े थे, अब उनको पंजाब से दिया गया। की बात करा उन्होंने, लेकिन लगातार ये है कि जो पंजाब के अंदर जो 9 सीटें दी हैं वो कहीं न कहीं बीजेपी सोच समझ कर उन सीटों को उतारा जहां पर बीजेपी अपना दबदबा बनाए रखी है, क्योंकि पहले भी ऐसी कई सीटों पर है। वहीं उड़ीसा की बात कर लें या पश्चिम बंगाल की बात कर लें, उड़ीसा में भी ऐसे नाम उतारे हैं जहां पर बीजेपी के दबड़ नेता है। तो ऐसे में बीजेपी ने जिस तरह 8वीं लिस्ट जारी की है, उम्मीद है कि जिस तरह से 14 की 14 सीटों के अंदर कहीं ना कहीं उनको बढ़त होती नजर आएगी। अजय, अगर बात की जाए पंजाब की, तो फिर देखने को मिल रहा है कि जो हंसराज हंस है, जो अभी दिल्ली से मौजूदा सांसद है, उनको फरीदकोट से जो है टिकट दिया गया है। साथ ही सनी देओल का यहां पर टिकट कटा है। साथ ही भले ही बीजेपी जो है शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन में नहीं है, साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन परनीत कौर को यहां पर टिकट दिया गया है। किस तरह से इन समीकरणों को देखा है? देखिए, बीजेपी की जो रणनीति होती है वो कहीं ना कहीं सभी के साथ मिलकर चलती है, लेकिन अगर निर्दलीय अगर अकेले भी लड़ती है तब भी सोच समझकर, और अगर गठबंधन में सरकार लड़ती है चुनाव तब भी सोच समझकर टिकट दिए जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे का कोई विरोध नहीं करता। क्योंकि बीजेपी से जो भी टिकट कट रहा है कोई विरोध नहीं कर रहा है, जो टिकट दिया रहा है वो भी उसका सहयोग कर रहा है। यानी कि बीजेपी से कोई अभी तक ऐसा कैंडिडेट जो टिकट कटा बागी नहीं हुआ है एक को छोड़ के, लेकिन लगातार जो गए हैं उनको भी जगह दी गई है, चाहे वो रमजान के समय भेजा जाए या उनको मंत्रालय में बुलाया जाए। तो ऐसे में सनी देओल का टिकट का राजस्थान को भेजा, क्योंकि उनका दिल्ली से टिकट कटा था तो वो शांतपुर बैठे रहते, लेकिन उम्मीद थी कहीं ना कहीं टिकट मिलेगा। ऐसी यूपी की बात करें, वहाँ भी इस तरह से चल रहा है। लेकिन जिस तरह से अब बीजेपी की लिस्ट जारी की गई है और जो आंकड़ा है 400 पार है, वो कहीं ना कहीं सोच समझ कर पूरा हो सकता है। अजय, पटियाला सीट की बात करें तो पटियाला से परनीत कौर, जो कि पूर्व सीएम पंजाब की जो पूर्व सीएम थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनकी पत्नी है, उनको बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। किस तरह से देखे इसे, क्या संदेश यहां पर देने की कोशिश? बिल्कुल, देखिए जो चेहरा है वो काफी जाना पहचान चेहरा है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पूर्व सीएम की वो रही है धर्मपत्नी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी ने जो चेहरा चुना है वो बहुत कामयाब है, क्योंकि पंजाब के अंदर सीट आना बीजेपी को बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरह से पंजाब का माहौल बिगड़ता नजर आ रहा है, जो माहौल बना हुआ है, तो ऐसे में बीजेपी ने ऐसे चेहरे वहां उतारे जो अपने सीट को कायम रखें, क्योंकि जब तक सीट नहीं होगी तब कुछ नहीं होगा। ऐसे में पंजाब को सुधार होना है, क्योंकि पहले ही वहाँ पे क्योंकि किसानों को लेकर के सबसे ज्यादा बवाल करता है, क्योंकि पंजाब के ही किसान दिल्ली पहुंचते हैं,
तो ऐसे में जब उनको वहां उतारा गया है तो वहां पे कई ऐसे चेहरे उतारे जो जनता वहां की उनके साथ में है। अगर अजय, जिस तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारियों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी चाहे उनका जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो हर राज्य में वो भी काफी ज्यादा हद तक तय है। उत्तर प्रदेश देख ले, दिल्ली देख ले, या फिर अन्य राज्यों में जहां वो बाकी अन्य दलों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे जिस तरह से वो अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रहे हैं, एक के बाद एक लिस्ट जारी हो रही है, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोदी फैक्टर तो साथ में है ही। अब इस सब से निपटने के लिए जो विपक्षी दल है, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, ये कैसे निपटेंगे? बिल्कुल, ये देखिए जिस तरह से बीजेपी अपने कैंडिडेटों की लिस्ट जारी करती है, पहले वो नामों को चयन करती है, सबकी लिस्ट मंगाई जाती है, उसमें छांटा जाता है किसको कहां से सीट दी जाएगी, चाहे वो गठबंधन में हो चाहे बिना गठबंधन के हो। लेकिन जो 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 विपक्ष है वो अपने ही पार्टी के जो कैंडिडेट है उनका टिकट देने में दिक्कत होती है, क्योंकि किसी का टिकट कटता है तो बगावत हो जाती है। तो ऐसे में बीजेपी में शायद देखने को नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहीं ना कहीं जिसका भी टिकट कटा तो उसको कहीं रखा है, या फिर सहयोग के लिए दिया गया है, या फिर उनको शांत किया गया है। तो कैसे बीजेपी जो है बड़ी सोच समझ, क्योंकि बीजेपी के अंदर बड़े बड़े लीडर बैठे हुए हैं जो लोग हैं वो उस बात को मानते हैं कि बीजेपी के सत्ता पर ही चलना है, क्योंकि भारत को सबस्टेट बनाना है, क्योंकि 40 साल स्टेट बनाना और पहली चुनाव पे लाना। तो ऐसे में बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट पुराने रहे हैं या जो नए आ रहे हैं सभी का साथ ही अजय, अब तो मैनिफेस्टो कमेटी का भी ऐलान कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, जहां बाकी अन्य दलों के अगर तुलना की जाए तो भारतीय जनता पार्टी काफी आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। देखिए अन्य दल की बात चला भी, अन्य दल का तो अपना जो कैंडिडेट है कोई पूरा नहीं हो पा रहा है, तो मैंने क्या तैयार करें, क्योंकि अभी तैयारी हो रही है, वो देख रहे हैं कहाँ पे किसको उतारना है, किसकी जगह उतारना है, कैंडिडेट उतारना है, कैसे में वो अब क्या आपस में एक तो लगातार हमारी पार्टी हो या अन्य गठबंधन हो, वहां पर आज की रैली भी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पक्ष है बिकता नजर आए। अब वो सोचता है किस तरह से हम चुनाव लड़े, या गठबंधन में लड़े, या सिंगल हिम्मत पर चुनाव लड़े। तो ऐसे में कहीं ना बीजेपी को ही सबसे ज्यादा फायदा उठा रहा है। बिल्कुल अजय, भारतीय जनता पार्टी काफी तेज रफ्तार से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, जोर शोर से चुनाव प्रचार प्रसार में भी जुटे और अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने में भी काफी आगे है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मेरठ में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज से चुनावी शंखनाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेरठ में पहली चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के साथ आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे। जयंत चौधरी पीएम के साथ मंच साझा करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मेरठ से चुनावी बिगुल बजने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, भव्य रैली करेंगे, साथ ही पीएम मोदी के साथ मंच भी साझा करेंगे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी। तो 15 साल बाद ये दूसरी बार है जब जयंत चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करेंगे। तो चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। जोर शोर से चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और ऐसे में उत्तर भारत की अगर बात की जाए, उत्तर भारत के सभी जो क्षेत्र है उनको साधने की आज से शुरुआत होने वाली है। मेरठ से इस चुनाव अभियान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत करेंगे। आज से चुनावी शंखनाद करेंगे पीएम मोदी। मेरठ में आज पीएम मोदी की ये पहली चुनावी जनसभा होगी जिसको पीएम मोदी संबोधित करेंगे। साथ ही इसमें खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जिन सहयोगी दलों के साथ गठबंधन कर रही है उनके भी अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। हमारे साथ संवाददाता शाहरुख सैफी मेरठ से लाइव जुड़ चुके हैं। शाहरुख, अगर बात की जाए आज से चुनाव अभियान की शंखनाद जो है भारतीय जनता पार्टी करने वाली है और काफी महत्वपूर्ण यहां पर मेरठ इसलिए हो जाता है क्योंकि 2014 में भी, 2019 में भी और अब 2024 में भी चुनाव का जो बिगुल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ से फूंकने वाले हैं। शाहरुख जी मैम, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रांतिधारा मेरठ से शंखनाद करेंगे। इसमें उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्री समेत कई अन्य दलों के नेता भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि इसमें 2014 और 2019 के बीच भी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी बुगल यहीं से फूंका था।
शाहरुख, जब जिस तरह से हम अगर देखें तो आखिर मेरठ ही क्यों चुना गया? उत्तर प्रदेश में और भी कई सारे क्षेत्र हैं, लेकिन आखिर अगर चुनावी अभियान की उत्तर भारत में शुरुआत की जा रही है तो मेरठ से ही क्यों? मेरठ में ऐसा क्या खास? जी मैम, बिल्कुल 2014-2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहीं से चुनावी बिगुल फूंका था, क्योंकि मेरठ का क्रांति धारा एक शहर कहा जाता है, जिसमें बागपत, बिजनौर, कैराना, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध आदि को संबोधित किया गया है। इसमें मैडम एसपीजी और काफी टीमें लगाई गई हैं, जगह जगह चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, हर एक चीज की चेकिंग की जा रही है। रोड को प्रीकुड टाइमलाइन से एक रोड डाइवर्ट किया हुआ है। जी मैम। जी शाहरुख, अगर कार्यक्रम की बात की जाए, क्या कुछ आज का कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? कितने बजे पहुंचेंगे? उसके बाद जनसभा और रैली का समय क्या है? मैम 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। हेलीपैड की सुविधा की हुई है, जगह 3 हेलीपैड बनाए हुए हैं, और आरएलडी और भाजपा के कार्यकर्ता 3 दिन से मैडम यहाँ डेरा डाले हुए हैं। यहाँ पर मैडम जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात की हुई है। कोई किसी भी चीज पे जो है, मेरठ एडीजी जोन और एडीजी सुरक्षा ने मैडम हर चीज पे जो है नजर बनाई हुई है। जी मैम। साथ ही शाहरुख, अगर बात की जाए आरएलडी अध्यक्ष जो जयंत चौधरी है, 15 साल बाद ये पहली बार होगा, माफी चाहूंगी दूसरी बार, जब जयंत चौधरी और पीएम मोदी साथ में मंच साझा करेंगे। क्या साधने की कोशिश, क्या समीकरण आपको दिख रहा है? जी मैम, बिल्कुल ये 15 साल पहले ये 2 बार मंच साझा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जयंत चौधरी। ये मैम बड़े ऐतिहासिक रहेगा। इसमें कई अन्य दलों के नेता भी मौजूद रहेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सैनी भी पहली बार मंच पर साझा मौजूद रहेंगे। ठीक है शाहरुख, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं गोंडा जिले में 20 मई को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी की तरफ से बैठक कर रणनीति बनाई गई और स्वीप वॉकथॉन मतदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहीद आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज में अलग अलग स्कूलों के हजारों बच्चों, अधिकारियों और कर्मचारियों को मतदान की शपथ दिलाई गई। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां सिद्धार्थनगर में बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षकों ने वृहद मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया, जिसको बीएसए ग्राउंड से डीएम और सीडीओ ने मतदान स्लोगन के साथ गुब्बारे उड़ाकर और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मतदाता जागरूकता रैली बीएसए ग्राउंड से शुरू होकर हाइडल तिराहा होते हुए, बर्डपुर तिराहा और एनएच 28 होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर संपन्न हुई। वहीं कांग्रेस को शनिवार को फिर से इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, जिसको लेकर लखनऊ में कांग्रेस पार्टी कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारी विरोध प्रदर्शन किया और इनकम टैक्स के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। वहीं मथुरा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 शातिर गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 2 अवैध तमंचे, 9 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। वहीं 1 कार और 2 जिंदा गोवंश को भी बरामद किया है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज बरसाना पुलिस को सूचना मिली थी कि क्षेत्र में कुछ गौ तस्कर गायों को ले जाने के लिए आए हुए हैं। इस सूचना पर बरसाना पुलिस के द्वारा चेकिंग आरंभ करी गई। जब वो चरण पहाड़ी के पास पहुंचे तो वहां पर एक सेंट्रो गाड़ी आती हुई दिखाई दी। जब उस सेंट्रो गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया
तो उसमें से उतर करके 3 लोग गोली चलाते हुए भागने लगे। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें कि गोली इन तीनों बदमाशों के पैर में लगी है, जिनका के नाम हनीफ, इरशाद और जाहिद है। ये सभी नूह हरियाणा के रहने वाले हैं तथा पहले भी इनके ऊपर गो तस्करी के मुकदमे दर्ज हैं। घायल बदमाशों को नज़दीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इनके पास से भारी मात्रा में तमंचे, गोलियां तथा 2 जिंदा गोवंश बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त एक सैंट्रो गाड़ी जिसमें कि ये भर के ले जाते थे वो भी बरामद हुई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं पीलीभीत बिलासपुर में तैनात डिप्टी रेंजर अवनीश कुमार का पैसे लेते हुए वीडियो वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि डिप्टी रेंजर ने एक व्यक्ति से रिश्वत मांगी थी। उसी व्यक्ति ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। दरअसल 2 पेड़ों के अवैध कटाई के लिए डिप्टी रेंजर की तरफ से रिश्वत की मांग की गई थी। बता दें कि डिप्टी रेंजर आए दिन विवादों में घिरे रहते हैं। बिलासपुर में डिप्टी रेंजर का दोबारा से पद संभालने लगे हैं। अवनीश कुमार का पहले भी रिश्वत के मामले में पुरनपुर ट्रांसफर हुआ था। फिर से उन्हें बिलासपुर में वन विभाग के अधिकारियों की साठगांठ के चलते दोबारा से बिलासपुर का कार्यभार संभालने के लिए दे दिया गया। वहीं मिर्जापुर में ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रशासन की टीम ने 15 करोड़ 64 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया। डीएम के आदेश पर प्रशासन की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। खबर बिजनौर से है, जहां बिजनौर में नेशनल हाईवे 34 पर उस वक्त एक दर्दनाक हादसा हो गया जहां तेज आंधी के कारण एक चलती कार पर भारी भरकम पेड़ आ गिरा, जिससे कार सवार एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।